हैं आप लोग ठीक ठाक हैं? एमन, सुनैना और ओलिका, ग्रुप में मैसेज करो। सब लोग ऑनलाइन हो जल्दी से, सिर्फ 8 लोग हो आप। ग्रुप में मैसेज करो। ग्रुप में मैसेज नहीं किया अभी तक? मिशाल, ग्रुप में मैसेज करो, सब लोग ऑनलाइन हो। हाँ जी उस्मा, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? अच्छा, उस दिन हमने लाइबिलिटी पढ़ा था, लाइबिलिटी की हमने टास्क पढ़ी थी, ठीक है, और उसको मैच किया था प्रोफेशनली, हम किस तरह से इसको कौन सा ग्रुप जो है वो इसके अंदर फॉल करता है, ये हमने देखा था। तो आज हम देखेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक देखेंगे, ठीक है, ये यहाँ पे एंड हो गया था। अब हम लीगल इश्यूज देखेंगे जो कि कॉमन है नर्सिंग में, ठीक है।
हाँ जी, क्या हाल है सबका? अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा लीगल इश्यूज कॉमन इन नर्सिंग। ठीक है, आज हम उस पे काम करेंगे। तो लीगल इश्यूज क्या आते हैं जो कॉमन होते हैं नर्सिंग में? ड्यूटी टू रिपोर्ट और सीक मेडिकल केयर फॉर अ पेशेंट। ये क्या है? ये लीगल इश्यूज होते हैं जो कि नर्सिंग में कॉमन है। ठीक है, जैसे कि ड्यूटी टू रिपोर्ट और सीक मेडिकल केयर फॉर अ पेशेंट, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेडिकल ऑर्डर्स, कॉन्फिडेंशियलिटी एंड राइट टू प्राइवेसी। ये सब क्या है? ये लीगल इश्यूज होते हैं। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी रखना और प्राइवेसी को मेंटेन करना ये नर्सिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई भी इस चीज़ को ब्रीच करता है तो उसके लिए जो है वो नुकसानदेह होगा। अब जैसे कि बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जिनमें कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी होती है। बताओ कौन कौन से हैं? कोई एक ऐसी एग्जांपल जो आपको पता हो। डिफेमेशन ऑफ करेक्टर है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन है, इन्फॉर्म्ड कंसेंट है, एडवांस डायरेक्टिव है। ये सारी चीज़ें, इमरजेंसी केयर है, ये पार्ट है। ठीक है, इसके अलावा फ्रॉड है, असॉल्ट है, बैटरी है, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट है। अब हम इनको अलग अलग अगर देखेंगे तो हमें इसकी डिटेल की समझ आएगी और विद एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, a nurse who cares for a patient has a legal duty to ensure that the patient receives safe and competent care. ड्यूटी टू रिपोर्ट और सीक मेडिकल केयर फॉर अ पेशेंट में क्या आएगा कि नर्स जो कि केयर करती है पेशेंट की, उसको उसकी एक लीगल ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे द पेशेंट रिसीव्स सेफ एंड कॉम्पिटेंट केयर। उसकी ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस चीज़ को पेशेंट को इंश्योर करे, अपने काम को इंश्योर करे कि जो वो काम कर रही है वो बिल्कुल परफेक्ट है और वो कॉम्पिटेंट है। ठीक है, दिस ड्यूटी रिक्वायर्स दैट द नर्स मेंटेन अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर। ठीक है, ये ड्यूटी जो है, ये दिस ड्यूटी रिक्वायर्स दैट द नर्स मेंटेन, नर्स जो है, लेकिन ऐसी ड्यूटी लीगल लेवल पे करने के लिए नर्स को चाहिए कि वो मेंटेन करे अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड्स ऑफ केयर को। अगर वो स्टैंडर्ड्स को, उसकी वो जो काम कर रही है, अगर वो स्टैंडर्ड्स को मीट नहीं करा तो इसका मतलब है कि उसने कॉम्पिटेंट केयर प्रोवाइड नहीं की। तो इस पे आके जब वो इस तरह लेवल पे काम नहीं करेगी तो फिर वो आंसरेबल होगी और उसके ऊपर लीगल इश्यूज भी
बनाए जा सकते हैं, ठीक है। नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मेडिकल ऑर्डर्स क्या बन जाती है? द नर्स हैज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू क्रिटिकली एग्जामिन मेडिकल ऑर्डर्स दैट आर रिटन फॉर अ पेशेंट। ठीक है, कि नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो क्रिटिकल एग्जामिन करें मेडिकल ऑर्डर्स को। मैंने आपको लास्ट टाइम भी हमारी बात हुई थी, तो मैंने आपको ये कहा था कि कभी भी आंखें बंद करके ऑर्डर्स को कैरी आउट नहीं करना। पहले आप ये देखो कि क्या ये सूटेबल है अकॉर्डिंग टू पेशेंट सिचुएशन, क्या ये सूटेबल है या नहीं, ठीक है। अगर अगर वो नहीं सूटेबल, अगर अकॉर्डिंग टू सिचुएशन नहीं है और अगर पेशेंट की बीमारी के अकॉर्डिंग नहीं है, तो आप मना कर सकते हो डॉक्टर को कि ये चीज़ गलत है, ये जो आप काम हमें कह रहे हो ये गलत है। पेशेंट को का अगर पहले ही लीवर किडनी फेलियर है और पेशेंट को जो है वो 2 ग्राम बीडी में इंजेक्शन लग रहा है, तो वो फिल्टर भी किडनी से होना है और डॉक्टर बेदहानी में लिखी जा रहा है, तो आपके पास एज अ एडवोकेट आपकी ड्यूटी है, एज अ नर्स एडवोकेटर, कि आपने उन्हें एतराज़ करना है। आपने डॉक्टर को कहना है कि सर अगर आप माइंड ना करें तो पेशेंट की आप यूरिया क्रेटिनिन देख सकते हैं कि पेशेंट का ये मसला चल रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग क्या हमें ये मेडिसिन देनी चाहिए, क्या हमें इस तरीके से डोज देनी चाहिए, इस तरह का हम उनसे डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। Although the nurse is not responsible for the medical order itself, नर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं है मेडिकल ऑर्डर के लिए इटसेल्फ खुद से, बट द नर्सिस एजुकेशन प्रोवाइड्स अ बैकग्राउंड टू आइडेंटिफाई ऑब्वियस डिस्क्रिपेंसीज और प्रॉब्लम्स। कैसे फटा डिस्क्रिपेंसीज? और गुस्सा करो, और गुस्सा करो। तो क्या है कि नर्स जो है उसमें उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है इटसेल्फ के वो मेडिकल ऑर्डर्स को की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ये उसका काम नहीं है, लेकिन उसकी एजुकेशन जो है वो उसको बैकग्राउंड देती है, उसको एजुकेशन इतना नॉलेज देती है कि वो जो है इसके ऊपर डिस्क्रिपेंसीज जो हैं उसको आइडेंटिफाई कर सके और प्रॉब्लम्स को देख सके, आइडेंटिफाई करे और उसका कोई सोल्यूशन निकाले, ठीक है। अच्छा, कभी आप लोगों के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि किसी डॉक्टर ने कोई ऑर्डर किया हो तो आपको लगा हो कि ये इसके लिए गलत है? कोई भी ऐसा काम कभी आपके साथ आपने कोई एक्सपीरियंस किया है आप लोगों ने? मेरे साथ हुआ है, मैं बताऊंगी आपको। हाँ जी बच्चों बताओ। अभी हमने जो नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला पढ़ा है, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली जो स्लाइड पढ़ी है, ये कभी आप लोगों ने इस तरह की सिचुएशन फेस की? बता भी दो बच्चों। कितने साल लगेंगे रिप्लाई करने में? सो गए हो मोबाइल रख के? मिशेल, गुलाम फातिमा, नेहा, अरूसा, फातिमा, शानजा, किरण, फातिमा, सुनैना, फातिमा, होरिया, बुशरा, एमा, नीरम, यास्मीन, सबा, मुबशरा, उज़मा। जल्दी जल्दी रिप्लाई करो, घंटा लग जाता है फिर।
डायरेक्ट ऑर्डर्स नहीं मिले डॉक्यूमेंट्स से कभी, ठीक है। और लेकिन आप लोगों ने देखा तो होगा ना कभी ऐसे मेडिसिन वगैरह के, आपने कभी मैच किया हो या कभी ऐसे क्लिनिकल पे हुआ हो। अच्छा चलो, आप लोगों ने नहीं देखा होगा, आगे चलते हैं। कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी और राइट टू प्राइवेसी में क्या आएगा? कॉन्फिडेंशियलिटी एंड राइट टू प्राइवेसी विद रिस्पेक्ट टू वंस पर्सनल लाइफ आर बेसिक कंसर्न्स इन आवर सोसाइटी। ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी और राइट टू प्राइवेसी क्या है? विद रिस्पेक्ट टू वंस पर्सनल लाइफ, पेशेंट की पर्सनल लाइफ से रिलेटेड आर बेसिक कंसर्न्स इन आवर सोसाइटी। इसे बेसिक कंसर्न जो है वो कंसीडर किया जाता है। कॉन्फिडेंशियलिटी और राइट टू प्राइवेसी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग अ पेशेंट बिलोंग्स टू दैट पेशेंट। ठीक है, ऑल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टू अ पेशेंट जो है वो, जो कि उससे पेशेंट से रिलेटेड है, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको जो है हाइड रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफेमेशन ऑफ कैरेक्टर क्या है? एनी टाइम दैट शेयर्ड इंफॉर्मेशन इज detrimental to a person's reputation. The person sharing the information may be liable for defamation of character. ठीक है, written defamation is called libel, oral defamation is called slander। ठीक है, तो क्या है कि किसी को डिफेम करने के लिए, किसी के करेक्टर को डिफेम करने की जो कोशिश की जाती है, एनी टाइम जो कि दैट शेयर्ड इंफॉर्मेशन इज डेट्रीमेंटल है टू अ पर्सन रेपुटेशन, पेशेंट की, किसी भी पर्सन की रेपुटेशन को ख़राब करने के लिए है, पेशेंट की रेपुटेशन के ऊपर धब्बा लगाने के लिए है किसी भी पर्सन की, तो वो क्या है? वो डिफेमेशन ऑफ करेक्टर कहलाएगा। द पर्सन शेयरिंग द इन्फॉर्मेशन में बी लायबल, कोई भी इन्फॉर्मेशन जो वो शेयर कर रहा है वो लायबल है फॉर डिफेमेशन, वो रिस्पॉन्सिबल है उस चीज़ का कि वो उसको डिफेम कर रहा है, उसके करेक्टर को। ठीक है, रिटर्न डिफेमेशन जो है उसे लाइबल कहते हैं, लाइबल कहते हैं, और जो ओरल होती है उसे सिलेंडर कहते हैं। ठीक है, अब रिटर्न में देख लो कि एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा किया जा रहा है। पेंट्स ऑन फायर लायर लायर, तो ये क्या है? मतलब ये रिटर्न में है, जो अखबारों में गलत गलत जो छप जाती हैं खबरें, तो ये रिटर्न में आ जाती है। और ओरल में वो है जो कि दो आदमी चुगलियां करें, या दो औरतें चुगलियां करें, या आदमी और औरत चुगली करें, या बॉस को जाके गलत इन्फॉर्मेशन दें हर रोज़ हर वक्त, और बॉस जो है वो फिर आगे से उस चीज़ को फैलाए और डिस्कशंस करें, तो ये सब क्या है? ये डिफेमेशन में आ जाता है। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या है? अपने फ़ायदे के लिए जो बात करना। प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट इज शेयर्ड बाय इंडिविजुअल क्लाइंट विद द सर्टेन प्रोफेशनल्स बट दैट डज नॉट नीड टू बी रिवील्ड इवन इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। ठीक है, प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन क्या है? रेफर्स टू द इंफॉर्मेशन दैट इज शेयर्ड बाय इंडिविजुअल क्लाइंट विद सर्टेन प्रोफेशनल, एक इंडिविजुअल क्लाइंट ने सर्टेन प्रोफेशनल के साथ उसको शेयर किया है। हाँ जी, अच्छा,
तो क्या है कि किसी की कोई प्रिविलेज कम्युनिकेशन क्या है, रेफर टू इन्फॉर्मेशन दैट इज शेयर्ड बाय इंडिविजुअल, किसी बंदे ने इन्फॉर्मेशन शेयर की है इंडिविजुअल क्लाइंट विद अ सर्टेन प्रोफेशनल, किसी भी प्रोफेशनल के साथ, बट डज नॉट नीड टू बी रिवील्ड। बेवजह जाके हम किसी किस्से कहानियां की हैं लेकिन जरूरत नहीं थी। इवन इन अ कोर्ट, कोर्ट तक ले गए हैं। दिस प्रोफेशनल इज सेड टू बी पोजेस्ड, उसको पोजेस कहेंगे, प्रिविलेज कहेंगे, दैट इज प्रिविलेज, दैट इज हैज द प्रिविलेज ऑफ नॉट रिवीलिंग इन्फॉर्मेशन। उसने बेवजह की फेवर लेने के लिए, प्रिविलेज लेने के लिए, बेवजह कि उसने प्रिविलेज लेने के लिए, अपना फ़ायदा लेने के लिए, एमी फेवर लेने के लिए उसका इस्तेमाल किया। इसकी एग्जांपल शायद मैंने आपको एक दफ़ा बताई हो, वो यहाँ पे सूट करती है। मैंने शायद आपको किसी और वे में बात बताई होगी कि मैंने आपको बताया था कि एक आया था बंदा हमारे पास, इलेक्शन कमिश्नर थी एक मेंटल में, और एक बंदा आया था, वो कोर्ट शोट का कोई वो था, मीडिया का बंदा था। वो आया और उसने आके पेशेंट की फाइल शाइल ली। उसने फाइल ली पेशेंट की और लेके क्या किया कि उसको कोर्ट में ले गया, और उसके अटेंडेंट को, इधर उधर लोगों को बेवजह की स्टोरियां सुना दी कि इसके साथ ज्यादती की है, इसको गलत जो है वो यहाँ पे मेंटल में रखा गया, ये खुद ठीक है, इसका कोई ऐसा इशू नहीं है, लोग इसके साथ ज्यादती कर रहे हैं, लोग गलत कर रहे हैं, ये है वो है, इस तरह की उसके बारे में बातें फैलाई, और कोर्ट तक वो फाइल ले जाके, और फाइल वो मेंटल से चोरी करके ले गया था। तो अटेंशन सीकिंग की फाइल की टाइप तो ये नहीं होगी, लेकिन उसने अपने फायदे के लिए, अपने प्रिविलेज के लिए उसने यहाँ वहाँ बात की, और उसको क्या फायदा हुआ, अब उस बंदे को क्या फायदा हुआ, उसने, वो उसका लीगल गार्डियन बन गया। उसने उस माँ से, उस अम्मा से उसने जो है ना वो ले लिए, क्या नाम लेते हैं, उसने उससे साइन वगैरह ले लिए कि हाँ भाई ये मेरा लीगल गार्डियन है, ठीक है। हालांकि जो ब्लड रिलेशन है वो बनते हैं। अब लीगल गार्डियन होने का उसको क्या बेनिफिट हुआ कि जब वो केस जीतेगा तो वो सारी चीजें जो कि वो जितनी वो करोड़ों अरबों पति थी वो सब उसको मिल जाएगा। तो वो उसने बहुत लंबी चौड़ी गेम खेली थी, छोटी मोटी नहीं थी, ठीक है। तो इसी तरीके से ये प्रिविलेज कम्युनिकेशन है, जहाँ फायदा मिल रहा होता है उसको अपने तौर पे आवाम जो है वो उसको लेने की कोशिश करती है, ठीक है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट क्या है, एवरी पर्सन हैज़ द राइट टू आइदर कंसेंट टू और रिफ्यूज हेल्थ केयर टीम ट्रीटमेंट, ठीक है। एवरी पर्सन जो है उसका राइट है कि वो आइदर कंसेंट ले, कंसेंट दे, आइदर कंसेंट टू किसी काम के लिए, और टू रिफ्यूज, काम करने की कंसेंट भी दे सकता है, रिफ्यूज भी कर सकता है हेल्थ केयर ट्रीटमेंट को। वो और सेंस में आ जाती है, ये लीगल है। अटेंशन लेने के लिए कोई लीगली नहीं चीज़ों को अप्रोच करता, हम ये लीगल चीज़ों की बात कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद है द लॉ रिक्वायर्स दैट अ पर्सन गिव वॉलंटरी एंड इन्फॉर्म्ड कंसेंट, ठीक है। तो क्या है कि लॉ क्या है, रिक्वायर करता है दैट अ पर्सन गिव वॉलंटरी और इन्फॉर्म्ड कंसेंट दे किसी भी काम के लिए। जब तक वॉलंटरी और इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं देगा तब तक हम उसकी किसी भी बात को कंसीडर नहीं कर सकते। एडवांस डायरेक्टिव क्या है, एडवांस डायरेक्टिव्स आर लीगल डॉक्यूमेंट्स स्टेटिंग दैट विशेस ऑफ इंडिविजुअल रिगार्डिंग हेल्थ केयर situation in which they are no longer capable of giving personal information concerned. These documents are completed and individual of, अच्छा, एडवांस डायरेक्टिव क्या है कि एडवांस डायरेक्टिव्स आर लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि स्टेट करते हैं, स्टेटिंग द विशेस ऑफ इंडिविजुअल, जो कि इंडिविजुअल के विशेस के बारे में बात करते हैं, रिगार्डिंग हेल्थ केयर, ठीक है, इन सिचुएशन इन विच इन सिचुएशंस इन विच दे आर नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ गिविंग पर्सनल इन्फॉर्म्ड कंसेंट। एडवांस डायरेक्टिव तब यूज़ की जाती है, ये एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है जो कि किसी भी इंडिविजुअल के विशेस को बताता है, विशेस के बारे रिगार्डिंग बात करता है हेल्थ केयर सिचुएशन के अंदर, जिसमें वो एक ऐसा बंदा जो कि लॉन्गर टर्म पे ज़्यादा बातचीत करने के लिए या अपने कंसर्न देने के लिए कैपेबल नहीं है, पर्सनल इन्फॉर्म कंसर्न देने के लिए नहीं है,
तो उसके लिए एडवांस डायरेक्टिव ली जाती है कि एडवांस ही उससे उसकी विल वगैरह कंसर्न उसकी एडवांस ही उससे लिखवा ली जाती है। दिस डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड इन एडवांस ऑफ द सिचुएशन इन विच दे माइट बी नीडेड एंड दे डायरेक्ट द एक्शन ऑफ अदर्स। और ये क्या करते हैं, जैसे कि कोई बीमार होता है तो वो एडवांस ही अपनी वसीयत लिख देता है। ठीक है। अब कोई एडवांस जब अपनी विल लिख देता है, अपनी कंसर्ट अपनी वसीयत वगैरह लिखता है, तो वो उससे वो क्यों लिखवाते हैं कि अगर ये बंदा कहीं पे इसको जाके कुछ हो भी जाता है तो हम उसके बारे में पहले से ही क्लियर हों कि ये आगे इसने अपने लिए फ्यूचर प्लान क्या किया हुआ है, ये जिए या ना जिए। ठीक है। इसी तरह जब कोई जिंदा होता है तो हम उसके लिए भी वो भी एडवांस डायरेक्टिव में ही आता है, लेकिन लीगल केसेस का इशू होता है कि जब किसी पेशेंट को का कोई इशू चल रहा होता है और वो जैसे कि कोई बहुत सिक होता है और उसको कुछ भी हो सकता है, तो हम अटेंडेंट को एडवांस ही बता देते हैं। ठीक है, कि भाई ये इस टाइम इस सिचुएशन में है, ये बहुत सिक है, ये कभी भी मर सकता है, इसको कभी भी कुछ हो सकता है, ये वो इस तरह। तो ये भी एडवांस डायरेक्टिव में आता है, लेकिन बस इशू ये है कि वो इतना लीगल नहीं आता। इस पे तो हम प्रॉपर एफिडेविट वगैरह पे लिखवाते हैं ना। क्या? सही बात है, फजूलियात से जान छूटे। बच्चों, तुम लोगों को कोई ऑर्डर आया 15 से आने का या नहीं? हाँ, हाँ, बिल्कुल, इंश्योरेंस पॉलिसी में भी इसी तरीके से होता है। उसमें क्या होता है कि उसमें एडवांस ही फिर उसकी विल लिखवा ली जाती है कि ये किसको दी जाएगी। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि जो जितने भी ये पैसों पूसों के लेन देन के काम होते हैं, उसमें पहले ही हर चीज़ नॉमिनेशंस पहले ही ले ली जाती हैं कि किसको नॉमिनेट करना है, ये सारा कुछ किसके हाथ में जाएगा। ठीक है। तो उसमें आपके बाद कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन उसका मालिक है, ये बना दिए जाते हैं, विल बना दी जाती है, पावर ऑफ अटर्नी बना दी जाती है। तो इसी तरह दीज डॉक्यूमेंट्स आर कंप्लीटेड इन एडवांस ऑफ सिचुएशन कर लिए जाते हैं। तो फिर उसके बाद जो है और फिर उसके वो जो एक्शन वो बनाता है, वो जो पेपर अपना बनाता है, वो डायरेक्शन के लिए होता है। ठीक है। इमरजेंसी केयर क्या है? केयर इन इमरजेंसीज हैज़ मैनी लीगल रिपरकशंस हैं। ठीक है। इसमें क्या है? Care in emergencies has many legal repercussions, and the judgment that an emergency exists is important. Certain actions may be legal in emergencies and not legal in non-emergency situations, such as अब emergency care जो provide करनी है, वो भी ये भी many legal percussions होती हैं। इनमें judgment जो है ना, that an emergency exists is important, कि ये देखा जाता है कि इमरजेंसी वाकई एग्जिस्ट करती है या नहीं और इम्पोर्टेंट है या नहीं। सर्टेन एक्शंस में भी लीगल इन इमरजेंसीज, कुछ इमरजेंसी में लीगल एक्शन लिए जाते हैं एंड नॉट लीगल इन नॉन इमरजेंसी सिचुएशन, और कुछ नॉट लीगल होते हैं और वो नॉन इमरजेंसी सिचुएशंस होती हैं। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमने किस तरह से एक्शन लेना है। जैसे कि कंसेंट इन इमरजेंसी में कंसेंट किससे ली जाती है? अटेंड पेशेंट तो बेहोश है, उसके आसपास कोई भी नहीं है, तो वो क्या कहते हैं कि जो उस टाइम में पेशेंट को रोड से उठा के एक्सीडेंट की सिचुएशन में हालत में लेके आया होता है ना, उसी को कहते हैं कि फिर आप लाए हो ना, आप ही कंसेंट दे दो, हालांकि वो उसका कोई ब्लड रिलेशन नहीं होता। ये डॉक्टर देखो कितना हैंडसम लग रहा है ना।
कंसर्न इमरजेंसी सिचुएशंस में नहीं ली जाती। स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रैक्टिस और एंड इमरजेंसीज, अब इमरजेंसी में आपने केस भी हैंडल करना, स्टैंडर्ड और प्रैक्टिस का भी ख्याल रखना है। तो जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पे बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल क्या है, स्टरलाइजेशन पे फोकस किया जाता है, ठीक है। और उस टाइम में डॉक्यूमेंटेशन इग्नोर की जा रही होती है कि भाई ये नोट कर रहा होता है कोई एक बंदा, लेकिन साथ साथ लिख नहीं रहा होता, क्योंकि उस टाइम में जान बचाना और तरह से ज़रूरी होता है। और इसके अलावा ये नहीं कि अब ऐसी सिचुएशन है तो इसमें ये करना था वो करना था, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इमरजेंसी सिचुएशन में स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस को, जो इम्पोर्टेंट चीज़, स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस को मेंटेन रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ साथ जान भी ज़रूरी है, जान बचाना भी ज़रूरी है। तो ज़्यादा मेन चीज़ों पे फोकस किया जाता है। प्रोटोकॉल एंड इमरजेंसी, अब जैसे आप लोग हो, मैंने अक्सर नर्सिस को देखा है कि वो लोग अगर कोई पेशेंट इमरजेंसी अगर आईसीयू में लेके आए ना, सिक पेशेंट है, तो आगे वाला स्टाफ जो है वो पेशेंट ही रिसीव नहीं करता। हमने ओवर नहीं लेना, जाओ पेशेंट की आईवी लाइन चेंज करके लाओ। हमने ओवर नहीं लेना, पेशेंट की डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुई। तो ये चीज़ गलत है। जब पेशेंट आईसीयू में आ गया है तो नर्सिंग नोट्स भी ना लिखे हों, ऑर्डर भी ना हो, वो भी ना हुए हों, अगर प्रॉपर कोई काम भी ना किया हो, पेशेंट अगर हम आईसीयू में ले आए हैं तो सारे काम छोड़ के आईसीयू में पेशेंट को अटेंड करना उस वक्त ज़रूरी है। डॉक्टर ये कहते हैं कि मैं पीछे ही आ रहा हूँ, आप पेशेंट लेके निकलो। पेशेंट भी पीछे, डॉक्टर भी पीछे ही आ जाता है, और नर्सिस भी आ जाती हैं, और पेशेंट भी साथ ही आ जाता है। और डॉक्टर वहाँ पे आईसीयू में बैठ के ऑर्डर लिख रहे होते हैं, पेशेंट के शिफ्टिंग का भी और आप लोग भी, और ये सारी सिचुएशन नर्सिस भी वहाँ काम कर रही होती हैं। प्रोटोकॉल और इमरजेंसीज क्या है, इमरजेंसी भले इमरजेंसी है लेकिन प्रोटोकॉल्स को भी फॉलो करना है कि डॉक्टर्स को कॉल कैसे करनी है, और आपने एको के लिए कैसे बुलाना है, चीज़ों के लिए कैसे बुलाना है, एक्सरे के लिए कैसे बुलाना है वो। फिर आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है कि अगर पेशेंट को अर्जेंट एक्सरे की ज़रूरत है तो ये नहीं कि कॉल भेजेंगे तो ही आएंगे, फिर सामने वाले जो डिपार्टमेंट्स हैं जिनके साथ आपने इनकाउंटर करना है उनको भी ताकीद की जाती है कि भाई अगर कोई आपको इमरजेंसी सिचुएशन में बुलाता है तो आपने उनको एंटरटेन करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी ने कहा, जैसे कि आपने डॉक्टर ने कहा कि अर्जेंट इसका एक्सरे करवाओ, आप कॉल करते हो कि एक्सरे के लिए आ जाओ, तो वो कहते हैं नहीं पहले फॉर्म भेजो। तो पहले एक डॉक्टर जो कि पेशेंट को डील करवा रहा है आपके साथ, पहले वो फॉर्म लेगा, फिर वो जाएगा, फिर वापस आएगा, तो इस सारे में क्या होगा, तो टाइम वेस्ट होगा। तो इसलिए कॉल कर दी जाती है कि अर्जेंट आप आ जाओ, फॉर्म आपको यहीं पे मिल जाएगा। तो दोनों डिपार्टमेंट्स का उस टाइम में कॉपरेट करना ज़रूरी है। ईसीजी वाले की कॉल है, ईसीजी वाले को कॉल की, एक्सरे की कॉल है, एको की कॉल है, ठीक है, आईसीयू एनेस्थीसिया वालों को बुला लो, इस तरह की सिचुएशन है, रेस्पिरेटरी थेरेपिस्ट को बुलाओ। तो इन सारी सिचुएशन में क्या है कि आपने प्रोटोकॉल प्लस इमरजेंसी देखनी है, तो इमरजेंसी के साथ सारी चीज़ें बैलेंस करनी है, ठीक है। फ्रॉड क्या है? अच्छा, इस तरह की कोई सिचुएशन कभी देखी है आप लोगों ने, इमरजेंसी में कोई कंसर्न और स्टैंडर्ड ऑफ प्रैक्टिस का कभी देखा है, या प्रोटोकॉल और इमरजेंसी का कभी आपके सामने कोड ब्लू हुआ है? अबीरा, क्या हुआ? हाँ जी फातिमा, क्या कह रही हो?
मैंने आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है और आप लोग मुझे सिर्फ आवाज आवाज ही सुनाई जा रहे हो। जो मैंने सवाल पूछा उसकी दफा क्यों नहीं आप लोगों को समझ आई? मैंने आपसे पूछा कि ये सारी इस तरह की सिचुएशन कभी आप लोगों के साथ हुई है? वो नहीं आप लोगों को सुना, ये आपको सुन गया कि आवाज नहीं आ रही। अच्छा, फ्रॉड क्या है? फ्रॉड इज डेलिबरेट डिसेप्शन है फॉर द पर्पस ऑफ द पर्सनल गेन एंड इज यूजुअली प्रोसिक्यूटेड एज अ क्राइम। ठीक है। फ्रॉड जो है वो डेलिबरेट डिसेप्शन ऑफ द पर्पस ऑफ द पर्सनल गेन एंड इज यूजुअली प्रोसिक्यूटेड एज अ क्राइम। कोई पर्सनली किसी को हार्म पहुंचाने के लिए, किसी चीज़ को अपनाने के लिए और लीगली यूजुअली प्रोसिक्यूटेड एज अ क्राइम किया जाता है। हाउएवर इट मे आल्सो सर्व एज द बेसिस ऑफ सिविल सूट। सिचुएशन ऑफ द फ्रॉड इन नर्सिंग आर नॉट कॉमन। ठीक है। फ्रॉड नर्सिंग के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन कॉमन भी है। वन एग्जाम्पल वुड बी ट्राइंग टू ऑब्टेन अ बेटर पोजिशन फॉर by giving incorrect information to a prospective employer। अब आप ये देखो कि ये बात सिर्फ हम ही नहीं कहते, वर्ल्ड वाइड ये बात मशहूर है कि नर्सिस अपने बेनिफिट के लिए अगले बंदे को नुकसान पहुंचाती हैं और अपने बेनिफिट के लिए जो है गलत इन्फॉर्मेशन देती हैं। क्या हुआ? बैठ जाए, बैठ जाए। हाँ, मेरा नाम लिख दे, मैं साइन कर देती हूँ। तो इसकी एक एग्जांपल है कि बेटर पोजीशन के लिए इस तरह से करती हैं। ठीक है। ठीक हो गया। तो ये क्या है? ये फ्रॉड है। और इसके अलावा फ्रॉड कभी आपका, आप लोगों ने कभी, आपकी जैसे सीनियर्स हैं या कोई आपकी कोई सिस्टर वगैरह कोई है जो नर्सिंग में है, जैसे रोलिका, तो कभी फ्रॉड की इस तरह की कोई एग्जांपल सुनी है आप लोगों ने? मैं आपको बताती हूँ, मेरे साथ हुआ है लेकिन मैं बच गई थी। तो आप लोगों की कोई ऐसी एग्जांपल है? कभी किसी पुराने बंदे ने, कभी किसी आंटी अंकल ने भी शेयर की हो जो नर्सिस हो? दिखाओ साइन करो। बस ये दो ही। जब दो किसी और से कराने की जरूरत है, आपने किसी के साइन नहीं करने। ठीक है। पहले आपने मेरे साथ करना, फिर किसी और से। प्रॉब्लम मेरे, मुझे पता ही नहीं था। तो फिर आपने लेक्चर के साथ करना ना, फिर मैं आपको बताऊंगी। मेरे ना फ्यूचर को मैं आपको देख के बता, मुझे तो काम नहीं है। ठीक है। मैंने आपके साथ और अबीरा के साथ करने हैं। अबीरा का भी बुला दो। अबीरा आपके ग्रुप में है ना? हम दोनों एक में भी हैं। अच्छा, क्या हुआ कि मैं आपको बताती हूँ कि एक दफ़ा ऐसा हुआ कि ना, मेरे अपने साथ ऐसा हुआ था कि हमारी एक सीनियर थी, काफ़ी सीनियर स्टाफ थी। उसने क्या किया कि उसने ना मुझे ये कहा कि मुझे उसने बुलाया, मुझे ना 2-3 दिन वो खाना खिलाती रही अपने साथ। ठीक है, ये मैं आपको फ्रॉड की एक एग्जांपल दे रही हूँ। 2-3 दिन वो मुझे अपने साथ खाना खिलाती रही। बाद में उसने मुझे क्या किया कि मुझे बुलाया और ना खुद वार्ड से निकल के ना बाहर बैठी हुई थी, ग्राउंड में चेयर रख के, साथ एक बंदा था। और कहती है कि ना ये ना ये पठान है एक। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ये क्या कह रहा है? तो मैं ना वो ले रही हूँ, मैं एक लोन ले रही हूँ। तो ये है वो लड़की, ये लोन है, इसने लोन लेना भी, हमने लोन लेना, ये है वो लड़की। इस तरह करके मैं ना हैरान होगी उसकी बात सुन के कि भाई ये ले रही है कि ये मुझे आगे कर रही है, ये करना क्या चाह रही है। तो फिर ऐसी कोई बात हुई, मुझे अब याद नहीं है, काफ़ी पुरानी बात है ये, 12-13 की बात है ऑलमोस्ट। मुझे कहती है कि पठान ने कोई बात की कि अगर पैसे ना दिए ये वो, तो इस तरह करके वो मुझे मेरी तरफ देख के कहता है अगर पैसे ना दिए तो मैं तो इसकी हड्डियों से भी निकलवा लूँगा। तो मैं ना हैरान, मैं ना बहुत ज़्यादा डर गई उसकी बात सुन के और मैं काफ़ी खौफज़दा हो गई। तो मैंने फिर ये कहा उसको कि मैंने कहा बाजी ये किसको लोन कौन ले रहा है? मैं ले रही हूँ कि आप ले रही हैं? मैं तो नहीं ले रही। तो मुझे कहती है कि नहीं मैं ले रही हूँ, तुमने ना बस गारंटी देनी है। मैंने कहा नहीं मैंने तो गारंटी नहीं देनी। कहती क्यों? मैंने कहा मैंने इसलिए नहीं देनी कि मेरी अम्मी ने मना किया ऐसे काम करने से। तो अगर मैं इस चक्कर में पड़ गई, तो मैंने कहा मैं तो अपने घर सारी सैलरी देती हूँ और ये तो आदमी इतना डरा रहा है, मैं हड्डियों से निकाल लूंगा, मैं ये कर लूंगा, मैं वो कर लूंगा। मैंने कहा मैं तो ना कभी ऐसे काम किए हैं ना मैंने करना है। तो मैंने कहा ये लोन शोन लेना कौन सा कोई आसान काम है,
और इनको निपटाना। और वो जो बंदी थी ना, उसका रिकॉर्ड ही यही था कि वो यही काम करती थी, ठीक है। तो मैंने फिर ये देखा कि भाई वो बंदी जो है ना, वो मुझे सिर्फ फंसाने के लिए ये सारा कुछ कर रही थी। और उसने ले मेरे नाम पे लेना था और लेके खुद उसने भाग जाना था और पीछे उसने फंसा मुझे देना था। तो इस तरह के इश्यूज भी आते हैं। क्या बताया था रोली का? तो ये मेरा ये मेरी एक वो है, एक छोटी सी एग्जांपल है कि मेरे साथ ये फ्रॉड वाला सीन हुआ है। और वहाँ पे ये सीन, ये मेंटल की बात आपको बता रही हूँ, मेंटल में ये वाले सीन बहुत आम है कि एक दूसरे को फंसा के उनके नाम पे लोन ले लिया जाता है और बाद में जो वो हैं, जो बंदे हैं वो पीछे घूमते रहते हैं और वो फिर उनकी जो गारंटर होते हैं वो फंस जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सीन वहाँ पे बहुत ज़्यादा है। हाँ जी रोलिका, आप कुछ बता रही थी। हाँ, मैं बच तो गई लेकिन मैं कहीं और फँस गई थी फिर। मैं वहाँ से बच गई थी लेकिन मैं कहीं और फँस गई। मेरी एक जूनियर थी और ये थोड़ी-सी रीसेंट बात है, ये इतनी पुरानी नहीं है, ये तकरीबन 18 तक की बात है। उसने क्या किया कि उसने मुझे ना कहा कि बाजी मैंने ऐसे-ऐसे लोन लिया, मेरी उसके साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट थी, हम हमारे बहुत अच्छा रिलेशन था। तो उसने मुझे कहा बाजी मैंने लोन लेना है तो मैं ना आपकी गारंटी दे रही हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है दे दे। अब जब वो बंदे ने मुझे कॉल किया ना, बैंक वाले ने, उसको मैंने सोच समझ के हामी भरी थी कि हाँ, क्योंकि मेरा उससे बहुत अच्छा रिलेशन था। तो उसने मुझे कॉल की। अब तो बहुत ज़्यादा होता है। अच्छा, मुझे उसने कहा कि बैंक वाले ने मुझे कॉल की तो मुझे वो पे स्लिप मेरी माँग रहा, सारी डिटेल वो मेरी माँग रहा, ठीक है। और वो ये कहे कि ले वो रही है। मैंने कहा अगर मैंने सिर्फ़ एक एज़ अ गारंटर काम करना है तो मेरी इतनी डिटेल तो आपको नहीं चाहिए होगी। गारंटर की तो इतनी एक जस्ट एक रेफ़रेंस कॉल आती है, तो आप तो मेरे से बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन माँग रहे हो। कहता है नहीं ये आपको देनी पड़ेगी, ये ऐसे ही होता है, ये ऐसे होता है, वैसे होता है। तो मैंने फिर उसको रिफ्यूज़, मैंने कहा मैंने कोई गारंटी नहीं देनी, कॉल काट दो। कट गई। उसने उसने इसको बताया। मैंने उसे कहा, मैंने कहा वो तो मेरे से इन्फॉर्मेशन ही बड़ी गलत-गलत ले रहा था। वो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे वो मेरी नहीं, वो बल्कि तेरे नाम पे नहीं बल्कि वो मेरे नाम पे ले रहा है, मेरे से पे स्लिप माँग रहा था और ये वो। तो पे स्लिप जो आपकी अपनी गवर्नमेंट की होती है वो कभी भी ऐसे किसी को नहीं देते। फिर उसने क्या किया कि उसने फिर मुझे कॉल आई तो उसने मुझे लड़की ने रिक्वेस्ट की कि बाजी आप ज़रा सही तरीके से सुनना। फिर उसकी सेम बातें मैंने उसको फिर कहा, मैंने कहा मैंने आपको आपकी कंप्लेंट कर देनी है, आप मुझे ना किसी फ्रॉड में फंसाने की कोशिश कर रहे हो। तो मैंने उसकी लड़की की भी वाह-वाह की और उसकी भी की और मैंने कहा खबरदार तूने अब मुझे फ़ोन कराया तो। आईडी नंबर वगैरह मैं अपना आईडी कार्ड वगैरह लिखवा चुकी हुई थी पहले ही। फिर भी क्या हुआ कि उस बंदी ने ना लोन ले लिया, उसको फिर भी मिल गया। हालाँकि मैंने एज़ अ गारंटर, अब ये देखो कि जो ये काम करने वाले, जो लीगली ऐसे बैंकों के काम करने वाले होते हैं वो भी कितने 2 नंबर लोग होते हैं। तो उस बंदी ने क्या किया कि उसने ले लिया लोन और मुझे पता भी नहीं है और मुझे काफ़ी देर बाद अगस्त में कॉल आई कि फलानी-फलानी बंदी ने एक लोन लिया है और उसने आपके नाम पे लिया है, यानी कि आप गारंटर हैं तो आप उसके पैसे भरें, वो नहीं भर रही। मैंने कहा तुम्हें किसने कहा मैंने लिया है? कहता आपका नाम लिखा हुआ है, फलाना है कि ये वो, इस तरह की उसने स्टोरी बताई। तो उसकी फिर रेगुलर कॉल्स आती थी, वो लड़की यहाँ से भागी हुई थी और मुझे उसके लिए कॉल्स आ रही थी, ठीक है। तो उस सारे में उसने मुझे फँसा दिया और फिर मैंने एंड तंग आके मैंने उसकी वाहवा बेइज्जती की। उसने भी मेरे से बहुत बदतमीज़ी की, 3-4 दफ़ा उसने मेरे साथ बदतमीज़ी की। फिर मैंने अपने हस्बैंड को बताया, तो उन्होंने फिर उसको ना उसकी उसको फिर उन्होंने खुद कॉल की उस बंदे को और उसकी कंप्लेन की और फिर उसकी उसको चंगी सुनाई कि मैं तू जहाँ बैठा हुआ है ना तुझे वहाँ से उठवा लूँगी, ये वो उठवा लूँगा और तू क्या समझता है, ये है वो है। वो दिन जाए ये दिन आए, साल हो गया उस बंदे ने कभी दोबारा मुझे कॉल नहीं की। फिर वो सेट हो गया था। अच्छा, फातिमा कह रही है हाँ जी शहर में बच गई थी। एमन, अक्सा, हाँ अक्सा में बच गई थी। अच्छा फातिमा कह रही है हाँ बहुत ध्यान से चलना, पर अपनी पे स्लिप किसी को ना दो, किसी को ना दिखाओ, ठीक है। फिर उसके अलावा अच्छा सही, ठीक है रोलिका। अच्छा शांजा कह रही है हाँ ना, लेकिन बस ठीक है फिर अब मेरा मेरा जीवन साथी ने मेरे ने मुझे बचा लिया फिर।
अच्छा ही होना है, उसको पता बाद में मुझे जो भरना पड़ना है। बुढ़ी फंसी तो मुझे ही भरना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, खुदा का शुक्र है। आमीन आमीन। हाजिर लग गई किरण। वो बदतमीजी बड़ी कर रहा था, कहता है मैं आप लोगों को आके दोनों मिलके पैसा खा गई हो। मैं बैंक वाला कहता है मैं आपकी हड्डियां से निकलवा लूंगा, मैं ये कर लूंगा, आप लोग समझती क्या हो। वो वहां जाके बैठ गए, तुम यहाँ बैठी हो, तुम ये कर रही, तुम वो कर रही हो। तो इस तरह बड़ी उसने बकवास की। मैंने फिर उसको उसकी एनएस को भी कंप्लेंट की थी, और मैंने उसका केस अभी तक रखा हुआ है। उसने कोई वकील शकील कराया था, लड़की ने, वकील भी नहीं था हुआ। तो उसने फिर ये किया कि दोस्त इसलिए सोच समझ के बजाओ, और ऐसे मामलों में दोस्तों का भी साथ ना दो। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि दोस्त आपके सारे दोस्त ऐसे हों। दोस्त बहुत अच्छे अच्छे भी होते हैं। मेरी मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं, हमने एक दूसरे की बहुत सारे मामलात में हेल्प की है, लेकिन कभी भी ऐसा मामला नहीं हुआ। तो लोग बड़ी बड़ी गलत अवाम भी बैठी है, बस आपको जज करना पड़ता है कौन सही है कौन गलत है। ठीक है, दोस्तों की पहचान होना बहुत ज़रूरी है। तो बस वही बंदी गंदी थी, बाकी तो मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड्स रही हैं। हमने एक दूसरे का बहुत सारी जगहों पे साथ दिया है, और कभी एक दूसरे को कंप्लेंट नहीं आई। इवन अपनी बातें, हम एक दूसरे के साथ बहुत ज़्यादा क्लोज भी हो जाते हैं, लेकिन सब ठीक रहता है। चलो ठीक है, फिर टाइम ख़त्म हो गया है। ओके, खुदा हाफिज़। पता चल जाता है, पर रुपए पैसे के मामले में बस एतबार ना करो। पता लग जाता है एक बंदे का दूसरे के साथ बिहेवियर कैसा है, या उसका पहले ऐसा रिकॉर्ड है या नहीं। इन बातों से पता लग जाता है। जो मैंने आपको पहले ही अपनी बात बताई है, उसका मुझे पहले से पता था वो ऐसी है। इसलिए उसको तो मैंने बिल्कुल ही नहीं पल्लू पकड़ाया। दूसरी वाली के साथ मैं क्लोज थी, वो नई नई आई थी, उसका नहीं पता था वो ऐसे करेगी।